स्वागत है आप सभी का सच सर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग देखेंगे छठा अध्याय जनतंत्र का जन्म, कविता का महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव। कवि हैं रामधारी सिंह दिनकर। चलिए देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, राष्ट्र कवि का दर्जा किसे प्राप्त है। तो राष्ट्र कवि का दर्जा हमने बताया था आज तक दो व्यक्तियों को प्राप्त है एक मैथिली शरण गुप्त और दूसरे हैं आपके रामधारी सिंह दिनकर। तो यहाँ ऑप्शन सी आपका सही होगा, रामधारी सिंह दिनकर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि दिनकर का जन्म कब हुआ। 22 सितंबर 1908 ईस्वी, 23 सितंबर 1908 ईस्वी, 23 सितंबर 1907 या फिर 22 सितंबर 1907। तो जब जीवनी बताए तो आपको स्पष्ट हम बता चुके 23 सितंबर 1907 ईस्वी को उनका जन्म हुआ था। तो यहाँ ऑप्शन बी आपका क्या होगा, सही होगा। तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है कि दिनकर के पिता का नाम क्या था। हजारी सिंह, कवि सिंह, रवि सिंह या कोई नहीं। तो याद कीजिए उनके पिता का नाम क्या था, रवि सिंह नाम था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिनकर की माता का नाम क्या था। सावित्री देवी, मनरूप देवी, दमयंती देवी या वैजयंती देवी। तो जब जीवनी पढ़ा रहे थे तो आपको बताए थे पिता का नाम रवि सिंह और माता का नाम क्या था, मनरूप देवी। इस हिसाब से ऑप्शन बी आपका क्या हुआ सही हुआ। पांचवा क्वेश्चन क्या है, दिनकर के काव्य का मूल स्वर क्या है। दिनकर का जो कविता है उसमें मूल स्वर क्या है, किस बात का मेन उन्होंने उद्बोधन किया है। ओज एवं राष्ट्रीय चेतना का, श्रृंगार का, प्रकृति और सौंदर्य का या फिर रहस्यवाद का। तो हम लोग जो कविता पढ़े वो किस पर आधारित है, राष्ट्रीय चेतना पर आधारित है। तो ये ऑप्शन आपका ए क्या होगा, सही होगा। पांचवा के बाद चलते हैं छठा की ओर। छठा क्वेश्चन पूछता है कि जनतंत्र में दिनकर के अनुसार राजदंड क्या होंगे, राजा का राजदंड क्या होगा। ठीक है, ढाल और तलवार होगा, फूल और कांटे होंगे, त्रिशूल होगा या फिर फावड़ा और हल होगा। तो याद कीजिए कविता की पंक्तियां थी कि फावड़े और हल राजदंड बनने को हैं, धूसरता सोने से श्रृंगार सजाती है। कवि ने खुद कहा है कि फावड़े और हल राजदंड बनने को है। तो राजदंड कौन बनेगा, फावड़ा और हल। तो इस हिसाब से ऑप्शन डी आपका क्या है, सही है। चलिए सातवां क्वेश्चन क्या है कि कवि के अनुसार जनतंत्र के देवता कौन है। नेता हैं, शिक्षक है, किसान, मजदूर या फिर मंत्री हैं। ठीक है, तो याद कीजिए कविता में ही लिखा हुआ है कि आरती लिए तू किसे ढूंढता है मूर्ख, मंदिरों में, राजप्रसादों में, तहखानों में देवता कहीं, सड़कों पर गिट्टी तोड़ रहे देवता मिलेंगे खेतों में, खलिहानों में। तो भारत के देवता कौन है, किसान और मजदूर, जो खेतों और खलिहानों में क्या करेंगे, काम करते हुए आपको मिल जाएंगे। चलिए आठवां क्वेश्चन है, भारत सरकार ने दिनकर को कौन अलंकरण प्रदान किया। अशोक चक्र, पद्म विभूषण, भारत रत्न या पद्मश्री। तो याद रखिए अशोक चक्र जो है वीरता के लिए दिया जाता है। तो ये तो कवि थे तो इनको तो मिलेगा नहीं। तो इन्हें कौन सा मिला, बी वाला जो ऑप्शन है आपका सही है, बी वाला ऑप्शन यानी पद्म विभूषण जो है इनको पुरस्कार मिल चुका है। आगे देखते हैं, दिनकर को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। दिनकर को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। इनकी रचनाएं हैं उर्वशी, रेणुका, संस्कृति के 4 अध्याय या फिर हुंकार। तो आपका ऑप्शन सी होगा, संस्कृति के 4 अध्याय के लिए इन्हें क्या मिल चुका है, साहित्य अकादमी। नेक्स्ट 10वां जो क्वेश्चन है क्या कहता है, दिनकर जी को किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। इससे पहले साहित्य अकादमी था, उसके बाद है ज्ञानपीठ। तो आपके पास ऑप्शंस हैं, सबसे पहला है रेणुका, दूसरा उर्वशी, तीसरा हुंकार और फिर आपका जो अंतिम ऑप्शन है, अंतिम ऑप्शन क्या है, प्रणभंग। तो आपका यहाँ ऑप्शन बी सही है, उन्हें उर्वशी के लिए क्या मिला है, ज्ञानपीठ पुरस्कार मिल चुका है। चलिए 11 क्वेश्चन देख लेते हैं। दुधमुही शब्द का प्रयोग किसके लिए है। दुधमुही किसे कहा गया है, कहने का मतलब बेटी को, बेटी के लिए, बेटा के लिए, जनता के लिए या फिर शासक के लिए। तो यहाँ भी कविता की पंक्तियां आप याद कीजिए, अथवा कोई दुधमुही जिसे बहलाने के जंतर मंतर सीमित हो 4 खिलौनों में। यानी शासक जो है जनता को क्या समझता है,
दुधमुंह बच्चा समझता है जिसे जंतर मंतर देकर या किसी प्रकार से बहलाया फुसलाया जा सके। तो ऑप्शन सी आपका सही है, जनता के लिए। 12वां क्या है, उर्वशी किसकी कृति है? उर्वशी किसने लिखी है? ठीक है, पंत जी ने, दिनकर ने, कुंवर नारायण ने या फिर अज्ञेय ने। थोड़ा देर पहले हम लोग देखे थे दिनकर ने। ठीक है, इससे पुरस्कार भी इनको मिल चुका है इस रचना के लिए। 13वां क्वेश्चन है, दिनकर का जन्म कहाँ हुआ? भागलपुर में, मुजफ्फरपुर में, सिमरिया बेगूसराय में या फिर नालंदा में। तो उनकी जीवन में इस बात का जिक्र है कि उनका जन्म जो है 23 सितंबर 1908 ईस्वी को सिमरिया बेगूसराय में हुआ था। तो ऑप्शन सी आपका क्या है, सही है। चलिए 14वां क्वेश्चन जो है क्या क्या पूछता है कि मिट्टी की अबोध मूर्तें कौन है? यानी मिट्टी का अबोध मूर्त किसे कहा गया है? नेता को, जनता को। ठीक है, ऑप्शन सी भी देखिए सेम हो गया है मिस्टेक से, यहाँ पर कुछ और ऑप्शन होना चाहिए था। चलिए कोई बात नहीं। और डी है अधिकारी, तो जनता के लिए होगा। जनता को मिट्टी के अबोध मूर्तें बताया गया है कविता में। अंतिम और 15वां क्वेश्चन देख लेते हैं, दिनकर किस वाद से जुड़े हैं? दिनकर जो है किस वाद के कवि हैं? उत्तर छायावाद, प्रकृतिवाद, छायावाद या फिर सभी? तो बताए थे आपको प्रकृतिवाद तो होगा नहीं क्योंकि इनकी कविताओं में प्रकृति की झलक है नहीं। छायावाद भी नहीं होगा क्योंकि छायावाद के विषय में बताए थे 4 ही लोग हैं, 4 ही कवि हैं जिनको छायावादी कहा जाता है। तो इस हिसाब से आपका आंसर ए सही है, उत्तर छायावाद। ठीक है, उत्तर छायावादी कवि हैं ये। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग का जो VVI ऑब्जेक्टिव था 15 प्रश्नों का, और इसमें से अगर आप क्वेश्चन बैंक उठा के देखें तो ज़्यादातर इसमें क्वेश्चन जो है विगत पिछली परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। तो इस हिसाब से ये जो प्रश्न हम लोग देखे ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगले ही दिन आपको अगला जो 7वां चैप्टर है उसका ऑब्जेक्टिव मिल जाएगा, और जिस दिन ऑब्जेक्टिव खत्म होगा उसी दिन हम लोग कहानी का सब्जेक्टिव भी स्टार्ट कर देंगे। इसीलिए लगातार इसी तरह के वीडियो को प्राप्त करने के लिए अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अगर पुराने हैं तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए सभी को मेरी तरफ से जय हिंद।